जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। कॉन्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा में आपका स्वागत है। आज बायो क्लास शुरू हो रहा है और आज पहला क्लास है। प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह से कि इजी वे में आपको पूरी तरह समझा दिया जाए। चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, पूरे बेहतर कंटेंट के साथ आपके पास लाए हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तो पूरी तरह से इस चैप्टर से अगर सवाल आता है तो पूरी तरह से 100% करके आएँ, 100% स्कोर करके आए इस चैप्टर से। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 बायो का। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है अगर बात करें, चैप्टर नंबर 2 का नाम है पुष्पी पादपों। किसमें? पुष्पी पादपों। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर आपका 2 है। कौन चैप्टर है? 2 चैप्टर है। इसमें पढ़ना क्या है? पुष्प के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पुष्प के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए पुष्प के बारे में पढ़ना है तो पहला बात करेंगे कि पुष्प का जो है ये किस पौधे में होगा और किस पौधे में नहीं होगा। पहला सवाल यहीं से शुरू होगा। पहला सवाल हमने क्या कहा कि पुष्प किस पादप में होगा और किस पादप में नहीं होगा। ध्यान दीजिए, पुष्प सभी पादपों में नहीं होता है। जैसे फर्न की बात कर लें, फर्न में ना बीज होता है ना पुष्प होता है। अब यानी कि जिसमें बीज नहीं होगा 100% श्योर रहिए पुष्प नहीं होगा। पुष्प होगा तो बीज होगा। फर्न की बात कीजिए, जब पुष्प ही नहीं है तो बीज होने का संभावना ही नहीं है, यानी कि पुष्प नहीं तो बीज नहीं। अर्थात कह सकते हैं हम यहाँ पर कि आवर्त बीजी पादप केवल की बात कर रहे हैं, केवल आवर्त बीजी पादप में ही केवल पुष्प होते हैं। में ही केवल पुष्प होते हैं। में ही केवल पुष्प होते हैं। पुष्प होते हैं। क्लियर हो गया? यानी हर में आप खोजिएगा कि पुष्प होता हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि क्या पुष्प एक ही रंग के होते हैं, क्या अनेक रंग के होते हैं, क्या आकार एक ही जैसा होता है? नहीं। आपने देखा है पुष्प को, पुष्प जो है विभिन्न आकार, रंग, विभिन्न आकार, रंग, अमाप के मिलते हैं, अमाप के मिलते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? इसका संबंध क्या मानव के साथ रहा है शुरू से? जी हाँ, इसका संबंध शुरू से ही रहा है। हम देखते हैं कि हम हर्षोल्लास में भी फूलों का, पुष्पों का यूज करते हैं और दुख में भी हम पुष्पों का यूज करते हैं। जैसे सेना का, कोई भी सेना अगर शहीद हो जाते हैं तो वहाँ पर श्रद्धांजलि उसको पुष्पों के द्वारा ही दी जाती है। और हम जब जीतते हैं, कुछ अगर हमको खुशी होती है तो वहाँ पर पुष्पों का ही माला या हार पहनाया जाता है। इसका मतलब है कि पुष्प का संबंध है वो प्राचीन काल से आ रहा है और शोक में भी यूज होता है और हर्षोल्लास में भी यूज होता है। अब बात करेंगे पुष्प के कुछ बनावट, पुष्प के बनावट के बारे में बात कर ले। पुष्प में क्या क्या भाग होते हैं? तो पुष्प की अगर बात करें अगर हम, तो हम देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे, हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जो है हमने डाल रखा है कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको बता दें लिख करके ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप आसानी से देख सकें और इजी वे में आप समझ सकें। बात करेंगे हम कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चलिए 4 भाग की बात कर लेते हैं। 4 भाग में अगर हम बात करें तो पहला है बाह्य दलपुंज। कौन सा है? बाह्य दलपुंज। दूसरा की अगर बात करें तो वो होगा दलपुंज। क्लियर हो गया? तीसरा की बात करें तो आपका पुमंग होगा। कौन सा होगा? पुमंग। और चौथा क्या होगा? तो जयांग होगा। ये 4 होगा। बात करेंगे पुमंग किस में होता है, तो ये नर वाला पार्ट है, नर जननांग, और ये है मादा जननांग वाला पार्ट। क्लियर हो गया?
तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। पुमंग जो होता है ये आपका नर वाला पार्ट होता है, जयांग जो होता है मादा वाला पार्ट होता है। क्लियर हो गया। एक चीज़ और ख़ास बात, जो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज दिख रहा है इसको बोलते हैं सहायक चक्र या सहायक भाग। क्या बोलते हैं? सहायक। यहाँ लिखते हैं सहायक भाग में कौन कौन होगा। सहायक भाग में बात करें अगर हम, तो सहायक भाग में आपके जाएंगे दो, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और एक जाएगा दलपुंज। ये किस में जाने वाले हैं? ये सहायक भाग में जाने वाले हैं। कहा जाएगा आवश्यक भाग में कौन जाने वाले हैं, तो यहाँ आवश्यक भाग लिख देते हैं हम, या आवश्यक चक्र की बात कर लेते हैं। तो आवश्यक भाग या चक्र की बात करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे 1 नंबर में पुमंग जो नर वाला पार्ट है, और बी नंबर लिखेंगे जयांग। क्लियर हो गया होगा। अब आपका यहाँ से शुरू होगा अदर चीज़ें। हम क्या करेंगे, अब एक एक को पकड़ करके स्टडी करेंगे। हमने पहले बता दिया कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। याद हो गया होगा, दम दिमाग में छप जाना चाहिए। क्या बोले हम, जैसे पूछे पुष्प किस में होता है? आवर्त बीजी पादप में होता है। पहला, क्या सबका रंग एक जैसा होता है? नहीं। क्लियर हो गया। कितने भाग होते हैं? 4। हमने चारों के बारे में बात किया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इसके ऊपर पुमंग और फिर क्या? जयांग। अब आपको जानना है इसके बाद कि नर वाला पार्ट कौन सा है, तो हमने बात कर लिया आपका पुमंग है। हमने कहा कि जो आपका मादा वाला पार्ट है वो क्या है? जयांग है। अब हमको पढ़ना है निषेचन से पूर्व की घटनाएं। निषेचन से पूर्व की घटनाएं हमको पढ़ना है। क्लियर हो गया। निषेचन से पूर्व की घटनाएं हमको पढ़ना है। तो चलिए निषेचन पूर्व की घटनाएं हम पढ़ें। देखिए हम यहाँ पर स्लाइड में रख दिए हैं आपको, ताकि आपको पढ़ाने में हमको आसानी हो, समझ में ज़्यादा चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पुष्प के अंदर नर जननांग जो होता है वो कैसा होता है? पुमंग होता है, बता चुके हैं। मादा जननांग को क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। पुमंग के इकाई भाग, अब देखिए पुमंग जो होगा, जो पुमंग होगा उसके इकाई भाग की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अगर हम बात करें जयांग, जयांग यहाँ लेते हैं, जयांग, जयांग की बात करें तो इसका इकाई भाग क्या बोलते हैं? अंडप। क्या बोलते हैं? अंडप। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम कि इकाई भाग को क्या बोलते हैं? अंडप। पुंकेसर के अंदर क्या होगा? परागकोश होगा। इसके अंदर क्या होगा? परागकोश। पुंकेसर के अंदर क्या होगा? परागकोश। क्लियर हो गया। अंडप के अंदर क्या होगा? तो अंडप के अंदर बात करेंगे तो बीजांड होगा। इसके अंदर क्या होगा? बीजांड हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अगर अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो ये परागकण बनाएंगे। परागकोश क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। क्या बनाएगा? परागकण। अगर अंडप अगर करना शुरू कर दे, ध्यान से, अगर अंडप कर दे अगर अर्धसूत्री विभाजन, तो गुरु बीजाणु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? अंडप अगर बीजाणु जो है ये कैसा करेगा? तो ये आपका जो था यहाँ पर देखिए लिखा होगा गुरु बीजाणु। किसका? गुरु बीजाणु। यहाँ लिखा हुआ है गुरु बीजाणु का क्या करेगा? विकास करेगा। यानी देखिए यहाँ पर ये बीजांड जो है ये क्या कर दिया? आपका अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। तो क्या बना दे? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। क्लियर हो गया। लाइन को समझिए। हमने पूरी तरह से आपकी बार प्रयास किया है कि बायो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए कैसे कैसे हमने बात किया। पहले हमने बात किया पुष्प का। हमने कहा पुष्प कौन से पादप में होंगे? क्या सभी पादप में पुष्प होते हैं? हमने कहा नहीं। तो सवाल उठा किस में होगा? तो हमने कहा आवर्त बीजी जो पादप होंगे, जिसमें बीज लगते होंगे, उन्हीं के पास पुष्प होगा, यानी उन्हीं में पुष्प आएंगे। पुष्प होगा तभी तो बीज आएगा। सीधा सीधा सिंपल सवाल है। इसके बाद हमने कहा क्या सभी पुष्प एक ही रंग के होते हैं? एक ही आकार के होते हैं?
क्या एक ही उसका माप एक ही होता है? ऐसा नहीं है, विभिन्न आकार के होंगे, विभिन्न रंग के होंगे, विभिन्न माप के होंगे। क्लियर हो गया? क्या इनका संबंध मनुष्य के साथ रहा है? तो हाँ जी, मनुष्य के साथ प्राचीन से ही आ रहा है। हम शोक में होते हैं तो भी पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, जब खुशी होते हैं हर्षोल्लास रहते हैं तो भी हम पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अब कहा गया कि ये जो है नर जनांग कौन सा है पुष्प में? तो वह है आपका पुमंग, और स्त्री वाले मादा वाले में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जयांग हो जाएगा। पुमंग के बात करेंगे, पुमंग के अंदर क्या था? पुंकेसर। पुमंग के अंदर क्या पर है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा गाढ़ा करके आपको दिखाई देते हैं ताकि ठीक रहे। देखिए पुमंग के अंदर क्या है? पुंकेसर, और जयांग के अंदर क्या है? अंडप। क्लियर हो गया? पुंकेसर हो गया, अंडप हो गया। अब पुंकेसर के अंदर क्या होगा? परागकोश। पुंकेसर के अंदर क्या है? परागकोश। और अंडप के अंदर क्या है? बीजांड। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? परागकोश ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, और बीजांड भी क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो इससे जो बनेगा परागकोश से, वो लघु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु, या परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। किसको? परागकोश जब टूटेगा और सूत्र विभाजन करेगा तो आपका परागकण, या फिर कह सकते हैं लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। जबकि अगर अंडप यानी अंडप के बीजांड अगर अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगे। किसका? गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगे। अब समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ये जो है क्या है? तो नर एवं मादा का युग्मक का निर्माण करते हैं। इनमें क्या होता है? नर एवं मादा का युग्मक का निर्माण होता है, इसमें गैमेट का निर्माण होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से जो था हमने पूरी तरह से बातों को रखा कि निषेचन में पूरी घटनाएं क्या होगी। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा तो याद हो जाएगा। पुमंग होगा, पुमंग से क्या इकाई को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या होगा? परागकोश। क्लियर हो गया? परागकोश अगर टूटता है और सूत्र विभाजन करता है तो क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा, या फिर उसी को परागकण कहते हैं। अगर हम बात करेंगे जयांग का, जयांग के इकाई को क्या बोलते हैं? अंडप। अंडप के अंदर क्या होगा? बीजांड। बीजांड अगर असूत्र विभाजन करेंगे तो क्या बनेगा? गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होगा, बनेगा। अब कहा जाएगा ये बनता है, और इसी में क्या होगा? गुरु बीजाणु धानी या परागकण में ही क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। अब क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर है एक बार बाद में आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, पूरी समझ में आ जाएगा। अब दिमाग में आएगा कि अब धीरे धीरे चीज़ों को विस्तार किया जाए, क्योंकि अब हमको पढ़ना जरूरी है विस्तार से। तो हम बात करेंगे अब क्या पढ़ना होगा आपको। तो आपको जो पढ़ना है वो है पहले पुंकेसर, क्योंकि हमने पहले पुंकेसर के अंदर ही परागकोश पढ़ा है। पहले जानेंगे पुंकेसर। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर ये पुष्प का नर जनन अंग है। पुंकेसर बता चुके हैं आपको। पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक परतंतु एक परागकोश। याद करिए अभी हम बात की हैं परागकोश का, लेकिन दो होते हैं। ऐसे अगर फिगर दिखाया जाए इस तरह का तो इसको बोलते हैं आपका पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। इसी को बोलते हैं फिलामेंट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे हम परागकोश, और इसको क्या बोलेंगे हम? पुतंतु। क्लियर हो गया होगा? पहले हम बात किए पुमंग का, पुमंग के बाद क्या पर है अंदर इकाई को क्या बोले? पुंकेसर। पुंकेसर का जब हम बात कर रहे हैं, पुंकेसर में हम बात कर रहे हैं तो दो भाग में को पुतंतु एवं का हो गया परागकोश। देखिए कितने सिंपल वे में चीज़ों को समझना है। अगर आप कहानी की तरह ट्रीट करते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आपको पूरी तरह चीज़ें याद हो जाएगी। अगर इधर उधर कूदे, कभी ये पढ़े कभी वो पढ़े, तो मालूम चला कि रटना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके आगे। पुतंतु क्लियर हो गया होगा? देखिए ये लिखा हुआ है, यह लंबी धागे नुमा बंधन संरचना क्या है कि नहीं है? ऑब्वियस है। परागकोश की बात करेंगे, शीर्ष पर जो है ये जनन घुंडी नुमा यही तो भाग लेता है जनन में, इसलिए क्या है? परागकोश। अब आगे चलेंगे, अब हम इसके बाद चलते हैं और देखते हैं कि आगे कहानी क्या है।
देखिए अब हमको पढ़ना है परागकोश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? परागकोश। चलिए अब हम पढ़ेंगे परागकोश। पुंकेसर के दो भाग पढ़ लिए कि आपका परागकोश होगा, पुतंतु होगा। अब है परागकोश के बारे में, तो आपका इसके बारे में हम डिटेल किए हुए हैं, हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग परागकोश होता है। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन हो गया? पुंकेसर हो गया, परागकोश हो गया। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन हो गया? परागकोश। प्रत्येक परागकोश द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पालित 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात दो कोष्ठक होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको हम समझाते हैं आपको एक बेहतर फिगर के साथ, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। इस तरह से जो फिगर है, हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए इसको इस तरह से बांट दिया। ये है परागकोश। किसका फिगर बनाए हैं हम? परागकोश का बनाए हैं। ध्यान से देखिएगा, किसका बना है? परागकोश का बनाए हैं। परागकोश को हमने एक लंबवत बांट दिया, तो ये क पाली हो गया, ये एक पाली और उधर एक पाली। चेक करिए, एक पाली हो गया इधर, एक पाली हो गया इधर, क पाली हो गया 2। तो क्या कह सकते हैं? एक परागकोश में 2 पाली होते हैं। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कोष्ठ। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। क्लियर हो गया? अब कोष्ठ कौगो है? 1 2 3 इधर और ये 4, यानी कह सकते हैं कि 4 कोष्ठ होते हैं। यानी एक पाली में 2 कोष्ठ आ गए। एक पाली में कौ कोष्ठ? 2। पूरा परागकोश में कौगो? 4 गो। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक परागकोश, एक क्या बात कर रहे हैं हम? एक बात कर रहे हैं हम परागकोश का। चलिए जी बात कर लेते हैं एक परागकोश के अंदर। एक परागकोश के अंदर, एक परागकोश के अंदर बात करें हम तो पाली कौगो हो जाएगा जी? 2 पाली। 2 पाली कौगो हो जाएगा? 2। एक पाली में कोष्ठ कौगो होगा? एक पाली में 2 कोष्ठ। तो आप बताइए, यहाँ पर बात करें एक पाली में 2 गो, तो 2 पाली में कौगो? 4 गो। नहीं, एक पाली में 4 गो कोष्ठ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान सुनिएगा, इसी में यहीं पर एक होता है आपका लघु बीजाणुधानी। प्रत्येक कोष्ठ में एक एक आपका लघु बीजाणुधानी होगा। पूछे संख्या कौग हो गया लघु बीजाणुधानी का? 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। समझ में आ गया होगा? चीज़ों को फिर से हम बोल रहे हैं, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि एक परागकोश में 2 लोब, यानी कि 2 पाली। एक पाली में 2 कोष्ठ, एक परागकोश में 2 लोब हो जाएगा, 4 का हो जाएंगे कोष्ठ। देखिए यहाँ पर फिगर आपका बनाया हुआ है। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। अब दिमाग में ये आने लगा कि आपने तो बहुत पूरी तरह से क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बचा हुआ है। देखिए पढ़ना कैसे है ये आपको अगर पता है तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर रटते रहिए, कभी कुछ पढ़िए कभी कुछ पढ़िए, आपको पता ही नहीं होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जानकारी ही नहीं है। किताब का स्टडी करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार बोल रहे हैं, किताब से ही क्वेश्चन आता है। इस बार बायो क्वेश्चन लोग करा था, काफ़ी हार्ड है। किताब का स्टडी नहीं करिएगा तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही लगेगा, ऊपर झाप पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हमने कहा परागकोश की संरचना है, देखिए हम दिखा दिए यहाँ पर भी हमने इसको दिखा दिया। परागकोश संरचना में देखिए, परागकोश में कौगो पाली? 2 पाली, जो प्रत्येक दूसरे क्या होते हैं? संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं, कनेक्टिविटी से जुड़े होते हैं। परागकोश के प्रत्येक पाली में कौगो कोष्ठ? 2 कोष्ठ, बता चुके हैं आपको। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जिन्हें परागधानी लघु बीजाणुधानी कहते हैं, बता चुके हैं आपको। इस प्रकार एक परागकोश में कौगो लघु बीजाणुधानी? 4 गो। अब दिमाग लगाना,
थोड़ा सा कि क्या अब आपको लघु व्यावधानी दिमाग में नहीं है कि लघु व्यावधानी बनता कैसे है, होता क्या है, क्या उसकी संरचना के बारे में नहीं पढ़िएगा? ऑब्वियस आप पढ़िएगा। अगर छोड़ देते हैं तो दिमाग में अगर लघु व्यावधानी था क्या, हमको तो कुछ बताया ही नहीं गया। देखिए किस तरह से कहानी को हमने जोड़ा है ताकि आपके सामने कहानी आए, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। उछल कूद करके पढ़िएगा, पता नहीं चलेगा इसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, बात ख़त्म। तो चीज़ों को समझिए कि हमको बातों को रखना कैसे है। क्लियर हो गया होगा? चलिए हम एक बार फिर से शुरू कर देते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। आज पहला क्लास है, चाह रहे हैं पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से आपको याद हो जानी चाहिए। जितना पढ़ाया जाए उतना दिमाग में इन कर जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा पढ़ाना भी सक्सेस हो जाएगा आपको। और आप जानते ही हैं कि अगर ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है तो आपको एक बेहतर महसूस होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। और कुमार क्लास इसीलिए आया हुआ है ताकि आपको बेहतर ढंग से क्वालिटी दी जा सके। क्लियर हो गया? अगर बेहतर क्वालिटी ना दे पाएँ तो फिर मुश्किलें हो जाती है। पढ़ाएं और समझ में ना आए तो फिर मज़ा नहीं। कहानी अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको आगे कहानी पता है कि आगे क्या होने वाला है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। हमने इसी पर एक बात कहना चाहेंगे आपके सामने, एक शेर रखना चाहेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर मज़ा आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर हो गया? बातों को समझिए, हम रिपीट